सबको नमस्ते भाई, सबका स्वागत दोस्त, सबको राम राम। और आज डेट हो गई है 5 जुलाई 2025। जीएनएम जीएनएम पढ़ेंगे डॉक्टर श्रेय भाई आज। और जीएनएम में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो मेल जेनिटल्स तो चल रहा है, पेनिस चल रहा था। और मेरे ख्याल से 262 पेज पे 262 पेज पे एस्पेस ऑफ द पेनिस डर्मिस स्टार्ट होएगा डॉक्टर श्रेय। सर। इसमें मेरे को एक चीज पूछनी थी जो आपने हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फिमोसिस में। हाँ जिसमें ये था कि वो हमने ये कॉन्फ्लिक्ट देखा था कि वो शायद मतलब वो मेल की जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं है, तो इसलिए वो मेल बनना नहीं चाह रहा। तो ये उसकी एक एक इसने डिफेंस लिया है हाँ ना। तो हाँ ऐसे जैसे एक कंडीशन होती है, जैसे फिमोसिस, एक होती है पैराफिमोसिस जिसमें ट्रैक होने के बाद वापस नहीं आता, वो पीछे ही रह जाता है। तो उसमें हाँ। हम क्या लेंगे उसमें उसमें इसका उल्टा ले लो। उसमें उसकी अर्ज हम्म, उसकी अर्ज इतनी ज्यादा है सेक्सुअल सुख हम्म, पाने की कि वो हम्म, रेस्ट पे ही नहीं जा रहा। वो सिस्टम हम्म, इधर तो ये है कि पुरुष नहीं बनना चाहता, जी, अपने पुरुषत्व को पीछे रखना चाहता है। जी, और उधर उतना ज्यादा क्रेजी हो गया है वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को लेके डॉक्टर श्रेय, जी, कि कहते हैं ना कि वो रेस्ट पे ही नहीं जा रहा। वो ऑर्गेनिज्म, हम्म, वो पार्ट हम्म, एक तरह से रेस्ट पे हम्म, जाना समझो ना। स्किन का जी, अपनी जगह हम्म, नॉर्मल वापस आ जाना, ये बोले तो रेस्ट पे चला गया। हम्म। समझ रहे हो बात को, जहां मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। स- तो फिर यार इसमें जैसे हम पढ़ते हैं, इसमें जैसे लिखा है तो कहते हैं इट इज एन इमरजेंसी कंडीशन, जहाँ पे वो ट्रैप हो जाता है तो उसको फटाफट सर्जरी से ही उसको ठीक करा सकते हैं, क्योंकि वो बैक अंदर साइड फंस वाला चुका या होता है। आगे वाला? तो वो बैक साइड वाली स्किन जो है ना, जो रिट्रैक्ट करने के बाद दोबारा वापस नहीं आती, पीछे फंस गई। तो वो हाँ मतलब वो, हाँ, तो आगे का पार्ट तो एकदम से वो अनकवर्ड रह गया ना। हाँ, पीछे तक तो आवर स्किन तो ग्लास आएंगी टाइप वो। का ले लेता, अनकवर्ड रह गया तो देखो सर्जरी तो दोनों में ही जा सकती है। जो नहीं बनना चाहता आगे फाइमोसिस कर लेता, उसे भी सर्जरी हम्म, करके या कैसे ओपन करके स्किन को बैक करने की व्यवस्था बनाई जाती है। और यदि हम्म, पीछे जाके बैंड बन गया एक तरह से, हम्म, वो उसको तोड़ ही नहीं रहा है उस कॉन्फ्लिक्ट को अपने, तो और वहां हम्म, फाइब्रोसिस हो गई तो उसे भी सर्जिकल वो एड दी जाती है। तो ट्रीटमेंट करना अलग बात है या मैनेजमेंट करना, सोच के पीछे जाएं हम कि कहाँ कौन सी जी, सोच प्रभावी हो सकती है दोस्त। हम्म, तो जो आपने बोला उससे मुझे ये आइडिया आया कि इधर तो ये है कि वो अपने आप को पुरुषत्व से पीछे रखना चाहता है, और दूसरे पार्ट हम्म, में पैराफाइमोसिस में वो रेस्ट पे ही नहीं है बंदा। हम्म, है ना सर? जी सर। एक भाव तो ये आ ही रहा है। बाकी हम्म, और कोई डायमेंशन होगी तो वो उस पर भी वेलकम है उसका, दूसरे डायमेंशन का भी। जी सर। तो एसबीएस ऑफ द पेनिस डर्मिस करेंगे इसको। सैरिबैलम कंट्रोल कर रहा है, मेजोडर्मल टिश्यू से बन रहा है, इसलिए ये इसमें पहला हेडिंग है दोस्त, पेनाइल मिलेनोमा। पेनाइल मिलेनोमा कॉन्फ्लिक्ट है, डिफाइलमेंट कॉन्फ्लिक्ट। डिफाइलमेंट का मतलब था डैमेज ऑफ प्योरिटी और स्पॉइलिंग। प्योरिटी का डैमेज हो जाना या स्पॉइल हो जाना। वायलेशन ऑफ इंटीग्रिटी इन रिगार्ड टू द पेनिस, उस इंटीग्रिटी का वायलेशन हो जाना जो
पेनिस से रिगार्ड संबंधित रहती है। एग्जाम्पल के रूप में कह रहे हैं कि ए मैन फाइंड सेक्सुअल इंटरकोर्स और सर्टेन सेक्सुअल प्रैक्टिसेस डिसगस्टिंग। कोई व्यक्ति ऐसे पाता अपने आप को सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, या फिर सर्टेन सेक्सुअल प्रैक्टिस डिसगस्टिंग टाइप की सेक्सुअल प्रैक्टिस में चले जाना, ये फील को लेकर आएगा डिफाइलमेंट कॉन्फ्लिक्ट को के रूप में। बट डिफाइंड मतलब कलंक होता है। कलंक कर लिया, कलंक लगवाने। मान लो कहीं गलत जगह चला गया कोई पुरुष, उससे कोई ऐसी गलती हो गई, या जो प्रैक्टिस डिसगस्टिंग प्रैक्टिस है, जैसे होमोसेक्सुअलिटी है मेल के लिए, या फिर प्रोस्टिट्यूशन में है डॉक्टर श्रे, या फिर बहुत ज्यादा उस समय पर एक तरह से आउट ऑफ वे जा करके कहीं ऐसे उसमें चला गया ग्रुप में, या ऐसे उसमें जहां बाद में उसे लगा डिसगस्टिंग फील हुआ जहां उसको ऐसा। हाँ, नेक्स्ट कह रहे हैं दिस कैन आल्सो बी फेल्ट सब्स्टिट्यूटिंग फॉर अनदर पर्सन। फैसला कह रहे हैं द फादर्स डिसगस्टेड बाय द थॉट ऑफ सेक्सुअल प्रैक्टिस ऑफ हिज होमोसेक्सुअल सन। हाँ, तो देखो ये बंदे को खुद को भी हो सकती है अमित भाई, और ये दूसरे व्यक्ति को देख करके भी ये फीलिंग आ सकती है। जैसे इसमें बता रहे हैं कि एक फादर है, वो डिसगस्टेड फील कर रहा है अपने बेटे की होमोसेक्सुअल होने की हरकत को लेकर के, तो अब उसके फादर को भी ये दिक्कत उसके बेटे को के उससे परसेप्शन से आ गई। मतलब कोई सन है उसका, किसी फादर का सन है, वो होमोसेक्सुअलिटी का शिकार है, तो उसको लेकर के उसके बारे में उसे पता चलता है, या उसे देखता है, या उसकी हरकतों को देखता है, तो वो डिसगस्टिंग उसमें चला जाता है, तो वो इस डिफाइलमेंट कॉन्फ्लिक्ट में चला जाएगा। वर्बल अटैक ऑन द पेनिस और ऑन ए मैन्स क्वालिटीज एज ए लवर, या फिर कोई वर्बल अटैक होए किसी फीमेल पार्टनर की तरफ से, वर्बल अटैक भी उसकी क्वालिटी को लेकर के उसके लवर की तरफ से कोई ऐसा आ सकता है। टिश्यू इसमें पेनिस डर्मिस इन्वॉल्व होगी, कोरियम स्किन इसकी, कोरियम स्किन बोलते हैं इसको, सेरिबेलम कंट्रोल करता है, मेसोडर्मल लेयर से ही बनता है। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में क्या होगा, सेल प्रोलिफरेशन लोकल टू द पेनिस, ग्रोथ ऑफ द मिलेनोमा। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में अमित पाल भाई सेल प्रोलिफरेशन होगा लोकल साइड में, पेनिस पर ग्रोथ होगा वहां पर मिलेनोमा। कैंसर है ये दीपशिखा एक तरह से, मिलेनोमा है जी। जी हाँ जी जी। बायोलॉजिकल मीनिंग है अमित भाई है स्ट्रेंथनिंग एंड थिकनिंग ऑफ द डर्मिस सो दैट द इंडिविजुअल इज प्रोटेक्टेड बेटर फ्रॉम डिफाइलमेंट एंड डिफॉर्मेशन। इसका मकसद है शरीर का ऐसा मेलानोमा डेवलप करने के पीछे कि ये डर्मिस को मोटा करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है, ताकि इंडिविजुअल प्रोटेक्ट कर सके अपने आप को बेटर तरीके से, अपने डिफाइलमेंट में जाने से प्रोटेक्ट कर सके, या डिफॉर्मेशन जो हुई है उस ऑर्गन की उसको फिर से बचा सके। इसका फोटो डालना डॉक्टर श्रे पेनाइल मेलानोमा का बाद में ढूंढ के, या चलो गूगल पे देख लेंगे। हीलिंग फेज में कह रहे हैं सीजिएटिंग डिग्रेडेशन ऑफ द मेलानोमा। यहाँ ये जो टिश्यू बना, ट्यूमर बना, उसमें फैटी चेंजेस, फैटी डिजनरेशन, सीजिएशन का मतलब फैटी टाइप का टिश्यू में कन्वर्ट होने लगता है कनेक्टिव टिश्यू, और डिग्रेडेशन ऑफ द मेलानोमा यहाँ पे होगा। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड, अकम्पनी द हीलिंग, अवॉइड रिकरेंसेस इफ नेसेसरी, ब्लैक साल्व और सर्जरी। अगर जरूरत हो तो यहाँ पर वहां पर एक कोई ब्लैक साल्व करके कोई
मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट है इनका, और या सर्जरी भी की जा सकती है दोस्तों। नेक्स्ट हेडिंग है इसका पोटेंसी डिस्टर्बेंसेस, ब्रैकेट में करें ईडी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, रिड्यूस्ड सेक्स ड्राइव, मेल स्टेरिलिटी। पोटेंसी डिस्टर्बेंसेस के क्या क्या कारण हो सकते हैं? पॉसिबल कॉज, मेडिकेशन टॉक्सिफिकेशन हो सकता है, कंटिन्यूअस सिंपैथिकोटोनिया हो सकता है, टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्स्टिलेशन हो सकता है, टेस्टिकल से संबंधित हो सकती है पोटेंसी डिस्टर्बेंस, सेल्फ बर्थ कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड हो सकती है, पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से भी पोटेंसी डिस्टर्बेंस हो सकती है। मेडिकेशन टॉक्सिफिकेशन में अमित भाई कह रहे हैं कि स्पेशली एंटी हाइपरटेंसिव, जो बीपी की गोली चल जाती है जिन मेल्स की, उनकी पोटेंसी भी डिस्टर्ब हो जाती है। साइको फार्मास्यूटिकल्स, कोई मेडिसिन चल रही है, साइकिक ड्रग चल रही है डॉक्टर दीपशिका, एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन यानी कि ब्लड थिनर कोई ले रहा हो, ये क्या करती है डिस्टर्बेंस ऑफ द नॉर्मल इंटरप्ले बिटवीन द सिंपैथिकस एंड पैरासिम्पैथिकस, फिजिकल जो आगे बढ़ती है पोटेंसी प्रॉब्लम्स में। बेसिकली इन दवाइयों का रोल बता रहे हैं हमारे साहब कि ये नॉर्मल इंटरप्ले जो होता है सिंपैथिकोटोनिया का और पैरासिम्पैथिकोटोनिया का, वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि कंफ्यूज या चैओटिक हो जाती है वो सिस्टम जो सिंपैथिकोटोनिया में जाके फिर वैगोटोनिया में जाता है। अब इसको ऐसा ले लो, कई प्रॉब्लम आती है अमित भाई, आपने देखा होगा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कई शिकार होते हैं कि साहब शुरू में तो सही रहता, लेकिन सडन जो है वो एक तरह से इरेक्शन खत्म हो जाता है। तो यहाँ अगर आप देखें तो सिंपैथिकोटोनिया कितनी तेजी से पैरासिम्पैथिकोटोनिया में चला गया, जबकि उसको डॉक्टर श्रेय सिंपैथिकोटोनिया को अभी नहीं जाना था वैगोटोनिया में। अगर रिलैक्सेशन को वैगोटोनिया समझे और इरेक्शन को सिंपैथिकोटोनिया समझे तो सडन वैगोटोनिया में जा रहा है बंदा, तो ये डिस्टरबेंस हो गया उसके इस इंटरप्ले में। बहुत अच्छा, ये व्यवहार में भी ऐसे भी दिख सकता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत जोरों शोरों से गुस्सा होते हैं और ऑल ऑफ द सडन वो एकदम ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। तो ये वो भी डिस्टरबेंस इंटरप्ले को शो करता है, सिंपैथिकोटोनिया और पैरासिम्पैथिकोटोनिया। बस क्या इसमें ये दो चीजें हो सकती हैं कि या तो सिंपैथिकोटोनिया टू शॉर्ट है, बहुत कम है, या तो पैरासिम्पैथिकोटोनिया जो है वो अर्ली आ जाता है या उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। ये बहुत बढ़िया आपने थॉट लिया। अभी हम पीछे पढ़ रहे थे कोरडी में लॉन्ग सिंपैथिकोटोनिया में है दीपशिखा वो। अगर हम इसको ऐसे समझने के तौर पे ऐसे समझे कि अगर इरेक्शन सिंपैथिकोटोनिया के साथ जोड़ें तो जो कोरडी हम पीछे पढ़ रहे थे, कोरडी में लगातार पेनफुल इरेक्शन बने रहना, ये लॉन्ग सिंपैथिकोटोनिया का वो है रिप्रेजेंटेशन। और जो शॉर्ट इरेक्शन और सडन इरेक्शन चले जाना, ये वैगोटोनिया का चले आना है। मतलब हमें एक प्रोसेस समझ में आ रहा है, बाकी अंदर कौन सी स्टेट को हम क्या बोल के चलेंगे वो अलग बात है, लेकिन एक भाव जरूर हम समझ रहे हैं, मैं ये इतना महसूस कर रहा हूं। और ये बाहर व्यवहार में भी इधर इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी बाहर निकल रहा है। ये वहां भी दिख रहा है जो मैं अभी बता रहा था कि एक इंसान जो है लंबे समय तक गुस्सा रहता है, वो शांति नहीं होता, तो इसका मतलब वो लॉन्ग सिंपैथिकोटोनिया में है। एक बंदा बहुत जोर से है भैया, नहीं सर बोलिए। एक बंदा वो है जो बहुत तेजी से आया तो बहुत गुस्सा है, अरे नुके यार तू गया था ऐसे जोरों शोरों से, था वहां तेरी हवा निकल गई, वहां बोल रहा है नहीं तू कुछ, एकदम ही तू शांत हो गया। तो वो ईडी की ज्यादा होंगे भैया, इसको बहुत तेजी से गुस्सा आया और बहुत तेजी से ठंडा हो गया, उसको ईडी के चांस ज्यादा होंगे। बिल्कुल आपने 100% वही भाव उठा लिया कि आप व्यवहार में भी
इस बात को कोरिलेट कर सकते हैं। हो सकता है ये अमितपाल भाई जो आपने कहा, अगर हम इस पे आगे ऑब्जर्व करेंगे क्लिनिक पे अपने या सोसाइटी में, तो अब हम इसको ऐसे भी बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। सर इसमें ना एक चीज और होती है, मेडिकल मेटामॉर्फिकली कंडीशन, है भैया। एक मेडिकल कंडीशन और होती है, इसमें बोलते हैं प्रायापिज्म। तो उसमें क्या होता है, जो इरेक्शन होता है ना वो बहुत टाइम तक ही रहता है, वो मतलब हाँ, विदाउट और विद सेक्सुअल स्टिमुलेशन की विदाउट जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही इजैकुलेशन, रहता है। हाँ प्रियापिज्म, हाँ प्रियापिज्म। और तो ये उस शायद एक ही दिखा है, कोरडी, कोरडी में टेढ़ापन आता है लेकिन प्रियापिज्म में लॉन्ग समय तक रहता। हाँ श्रेय क्या कह रहे हैं? तो तो उसमें भी ये कहते हैं कि वो जो इतना ज्यादा रहता है तो वो भी ईडी कॉज कर सकता है, क्योंकि वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन लेकर आ सकता है, क्योंकि बहुत टाइम तक वो हाँ दोनों। प्रोलॉन्ग्ड ही रहता है। हाँ, आप बड़ी अच्छी बात आपने भी कही है दोस्त। आप इरेक्शन को लंबे समय तक रहना कोई पॉजिटिव साइन मत मानो। अति हर चीज की बीमारी मानी जाएगी। अति से भला ना बोलना, अति से भली ना चूक। तो अति से भला ना इरेक्शन और अति से भला ना नॉन इरेक्शन। तो ये हार में बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर श्रेय कह दी। अदरवाइज एक पार्ट ये आ जाता कि भाई अगर इरेक्शन का लंबा दौर है तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। नहीं, ये भी बीमारी का ही पार्ट बन जाएगा दोस्त श्रेय। जी सर। कंटिन्यूअस सिंपैथिकोटोनिया, देखो फिर ये वो इसी से रिलेटेड है जो हम चर्चा कर रहे हैं। कंटिन्यूअस सिंपैथिकोटोनिया में रहना भी ईडी का कारण बनता है। और आज की डेट में मैं आपको बड़े भरोसे से अपने अपने तजुर्बे से महसूस करके बता सकता हूं कि मैक्सिमम जो आजकल के मेल को प्रॉब्लम है ईडी की, उसका कारण यही है। कंपनी ने टारगेट दे दिया, टास्क है जीवन चलाना है, हमेशा भागम भाग भागम भाग भागम भाग। तो ये मेल इम्पोर्टेंसी, ये मेल स्टेरिलिटी में ले जा रही है। आज का जो लाइफ स्टाइल है डॉक्टर दीपिका, डॉक्टर अमित भाई, डॉक्टर श्रेय, ये कंटिन्यूअस सिंपैथिकोटोनिया का दौर चल रहा है ड्यू टू अमित। इसलिए ईडी के पेशेंट बहुत है। हाँ, ये बिल्कुल, मतलब ये पार्ट बैक फुट पे जा रहा है आज की डेट में। पेशेंट आते हैं बिल्कुल यंग यंग बंदे हैं, 35-40 साल के या जैसे, तो ये पार्ट जो भी आपसे हेल्प मांग रहा है तो उसकी लाइफ स्टाइल पूछना जरा। तो इसमें कह रहे हैं आगे बढ़ते, अमित क्या कह रहे हो? तो सही बात है, सिंपैथिकोटोनिया में नींद भी नहीं आती है, अपने इतना नींद नहीं आती, कब्ज रहता, पेट साफ नहीं होता, चिड़चिड़े हो रहे हैं, पैल्पिटेशन रहती है, बीपी बढ़ा हुआ है आज के उनका यंग वंस का, और ऊपर से कॉफी, ऊपर से चाय, ऑफिस में तरह से चाय, जितने भी फास्ट फूड, जितने भी स्टिमुलेंट, एक्साइटेटरी। तो कंटिन्यूअस सिंपैथिकोटोनिया ड्यू टू स्ट्रेस। अगले एक वर्ड में बोल दिया स्ट्रेस की वजह से। ब्रैकेट में करे वन और मोर एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट और ट्रैक्स। एक ही एक से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में चल रहे हैं या ट्रैक्स में चल रहे हैं आज के लोग, या किसी के जीवन में एक से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक्स चल रहे हो, वो भी स्ट्रेस की वजह से सिंपैथिकोटोनिया में रहेगा। इससे क्या कह रहे हैं कि सेक्सुअल डिजायर इज प्री रिक्विजाइट टू हैविंग एन इरेक्शन। सेक्सुअल डिजायर इज प्री रिक्विजाइट टू हैविंग एन इरेक्शन। क्या भाव निकल रहा है इसका? सेक्सुअल डिजायर इज प्री रिक्विजाइट टू हैविंग। अच्छा, सेक्सुअल डिजायर की एक प्री रिक्विजाइट है एक इरेक्शन का होना। डिजायर ओनली कम्स ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, वैगोटोनिया। डिजायर्स ओनली कम्स ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, यानी कि वैगोटोनिया। बेसिकली ये वो वाला पार्ट है अमितपाल भाई, जब बंदा रिलैक्स मोड पे रहता है, टेंशन फ्री रहता है, चारों तरफ से शांत रहता है, तो तब ये वाला पार्ट किसी भी मेल का या फीमेल का तब एक्टिवेट होता है।
रिलैक्सेशन, लाइफ रिलैक्स होने के बाद ये डिजायर आती है सामने, अदरवाइज ये सप्रेस हुई पड़ी रहती है नीचे, ऐसा। और सर भाई इसमें ये भी हाँ देखा गया है कि बहुत सारे कपल्स या फिर जो मैंने देखा तो उसमें ये होता है कि ड्यूरिंग द एक्ट उनका ध्यान ना कहीं और पे होता है, जैसे कल ये भी काम करना है, अरे ये भी हाँ नहीं हुआ, वो भी हाँ नहीं हुआ, हाँ, ये बिल्कुल इस यही। वजह से उनको ये प्रॉब्लम भी आती है। हाँ, तो अब आप देखो, अब चूंकि हम नॉलेज गेन करने की चर्चा में हैं, आप कभी भी देखना, अपने पेशेंट को भी सलाह देना या खुद भी देखना, लाइफ का वो पार्ट जब आप घूमने जाते हो, हनीमून क्यों बनाया होगा भगवान उन्होंने व्यवस्था में, इस सोसाइटी ने? हनीमून बेसिकली वो दौर है जहां पर वो कपल बिल्कुल दुनिया से फ्री रहता है, डॉक्टर श्रेय। जी ना घर की टेंशन, ना किसी की टेंशन, ना जॉब की टेंशन, बिल्कुल उसको बोलते हैं। तो वहां दोनों पार्टनर बिल्कुल उस पे रहते हैं, स्ट्रेस फ्री जोन में रहते हैं। देखो, मतलब है तो एक, जरूरी नहीं है कि इसके पीछे अब ऐसा समझ में आ रहा हो कि ये व्यवस्था जो बनाई गई होगी शायद इसीलिए बनाई होगी, लेकिन हो सकता है अगर बारीकी में जाए तो यही लॉजिक निकले, जिस किसी पवन सर, हाँ भैया, ये व्यवस्था शायद इसीलिए थी, इसी को कहा जाता था आहार और विहार की या इन चीजों की शुद्धि। तो जो पुराने लोगों में या उसमें होता था, आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता था, जो राजा होते थे कि भाई अभी तो वो लड़ाई कर रहे हैं, अभी ये युद्ध कर रहे हैं, अभी इस युद्ध में रासलीला में है उसके वो, ऊपर शादी के बाद मेरी बात रासलीला सुनो, में जाते थे। हाँ पहले युद्ध करते थे, उसके बाद वो कहते थे अब हम कुछ समय के लिए ब्रेक में जाएंगे। हाँ हाँ, और उस दौरान उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। हाँ, और दूसरी बात, आपने सबने लोगों ने ध्यान दिया होगा, जितने भी मेल पेशेंट्स होते हैं या जब भी जो आदमी रिलैक्स रहता है तो सुबह ही सुबह इरेक्टाइल इरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। नहीं, सुबह का इरेक्शन तो और उल्टा हो जाएगा। सुबह का इरेक्शन उन्हीं लोगों को आज की डेट में है, क्यों? क्योंकि वो जो है, जब जब उन्हें सिंपैथिकोटोनिया में जाना था तो तब उनका वो वाला दौर एक्टिवेट होता है। मॉर्निंग इरेक्शन जो है वो मेरे को लगता है उन लोगों को होगा जो सिंपैथिकोटोनिया में रहते हैं। ठीक है ना भाई? क्योंकि ये साइकिल बिल्कुल टूटा पड़ा रहता है, जहां जब जो जिस चीज की जरूरत है उस पे ना होके वो चायोटिक टाइप में हो जाता है। लेकिन मॉर्निंग इरेक्शन को कुछ ऐसे लेके चला जाए अमित शर्मा, जैसे वो डीप स्लीप में जाने के बाद वो बेगोटोनिया में जाता था बंदा। वो तड़ख्याम आके अर्ली मॉर्निंग की नींद सबसे अच्छी नींद बताई जाती है आफ्टर मिडनाइट। और जब और जो सबसे ज्यादा रिलैक्स होके जब वो सोएगा तो तब उसकी ये डिजायर अंदर से सबकॉन्शियस लेवल पे फ्री होएगी और तब उसका इरेक्शन बन जाएगा। लेकिन जब जगेगा, जब एक्टिव होने की कोशिश करेगा तो फिर फेल हो जाएगा, फिर क्योंकि वो सिंपैथिकोटोनिया फिर हावी हो गया उसके पास। तो नेक्स्ट पॉइंट है टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्स्टिलेशन। टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्स्टिलेशन में कह रहे हैं फेमिनाइजेशन ड्यू टू द स्विच फ्रॉम द राइट मस्कुलिन साइड ऑफ द ब्रेन टू द फेमिनिन लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, जिससे परिस्थिति बढ़ेगी पोटेंसी प्रॉब्लम्स में या होमोसेक्सुअलिटी में। टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्स्टिलेशन जब बन जाता है, खास करके वो मेल बेबी जो बहुत ज्यादा सप्रेशन के शिकार हैं, डोमिनेशन के शिकार हैं, अमित पाल भाई, डॉक्टर श्रेय अमित शर्मा, उनका जो मस्कुलिन है वो कंप्रोमाइज कर जाता है, जो बहुत ज्यादा डोमिनेशन के शिकार होते हैं, बाप का डंडा, बड़े भाई का डंडा। तो बेसिकली उससे क्या हो रहा है, वो बंदा फेमिनाइजेशन की तरफ बढ़ता है, उसका मस्कुलिन जो है वो कम हो जाता है, फेमिनिज्म में चला जाता है, तो उसकी पोटेंसी प्रॉब्लम आ जाएगी या फिर वो होमोसेक्सुअलिटी में जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई फादर है
कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि फादर को मदर का रोल बहुत ज्यादा प्ले करना पड़ गया अचानक, तो वो मस्कुलिन की जगह वो फेमिनिज्म की तरफ बढ़ेगा और उसका पोटेंसी प्रॉब्लम उसमें भी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन लड़कों में खूब अच्छे से देखा गया है कि जो लड़के जो मेल बेबी पे बहुत ज्यादा डोमिनेशन होता है फादर का, कहते हैं ना बाप का डंडा, बोल ही नहीं सकता बाप के सामने, हुआ इतना ज्यादा दबा दिया जाता है, तो वो अपने मस्कुलिनिटी उसकी कंप्रोमाइज हो जाती है भाई। और उसके बाद दो ही रास्ते बचते हैं, या तो पोटेंसी प्रॉब्लम या फिर वो होमोसेक्सुअल। आप देखना कोई होमोसेक्सुअल अगर आपको मिलता है सोसाइटी में, आप इस पे सर्च कर लेना उसके पीछे कितना जबरदस्त डोमिनेशन रहा है। श्रेय क्या कह रहे हैं भाई? तो वो डोमिनेशन सिर्फ फादर का ही हो सकता है, किसी भी डोमिनेशन में फादर का ज्यादा इसलिए निकलेगा दोस्त क्योंकि ये सेकंड वुल्फ फिनोमिना निकलेगा। ये फादर का ज्यादा निकलेगा डॉक्टर श्रेय, क्योंकि इसमें उसको मर्द ही नहीं बनने दिया जा रहा। और मर्द कौन नहीं बनने देगा? मर्द का डोमिनेशन मर्द को नहीं बनने दे रहा। एक बात मेजोरिटी तो निकलेगा फादर का ही। एक अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे थे, किसी फैमिली में वोमेन की इतनी ज्यादा डोमिनेंसी रहती है कि वो मेल जेंडर को बहुत ही ज्यादा कुचल के रखती हैं, तो ये वहां भी जा सकता है। लेकिन हाँ मित्र, याद है कि हर टीम में सिर्फ एक ही गुंडा हो सकता है। हाँ, एक झुंड का एक सरदार, एक झुंड का एक सरदार। उसका ये इसीलिए तो उसका ये सर्वाइवल है कि वो मतलब इफेमिनिटी की तरफ या उस तरफ इसीलिए जाता है भैया, नहीं तो तुझे अभी जाना नहीं है सर्वाइव, तो ये करने नहीं देगा। हाँ, तो जनरली मेल डोमिनेशन का ज्यादा मसला निकलेगा अगर मेल स्टेरिलिटी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन से रिलेशन है। हाँ, उस बात से नकारा नहीं जा सकता। आपने बहुत अच्छा पॉइंट निकाला बीच से। अगर कहीं फेमिनिज्म बहुत ज्यादा है, फैमिली में फीमेल डोमिनेशन है, तो वहां मेल बॉय जा सकता है उसमें शुरू से ही। टेस्टिकल्स को कह रहे हैं इन हैंगिंग कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी, reduced production of testosterone, reduced sex drive, reduced potency, यानी कि पोटेंसी प्रॉब्लम। अब देखो जहां अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स था, उसको यहाँ वो भाव यहाँ भी आ रहा है। अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स उनमें मिल सकता है जिनमें कहते हैं ना फीमेल डोमिनेशन में है, वो उसको उभरने नहीं दे रहा, उसका ये व्यवहार उस परिवार में, उस शरीर में। और उधर टेस्टोस्टेरोन का भी प्रोडक्शन कम करेगी बॉडी उसकी, क्योंकि उसे बैक फुट पे रहना मैनलीनेस से, जिसकी वजह से रिड्यूस हो जाएगी सेक्स ड्राइव को टेस्टोस्टेरोन ही ड्राइव करता है, गवर्न करता है, जिससे उसमें पोटेंसी प्रॉब्लम हो जाएगी। सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में कह रहे हैं इन द कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज रिड्यूस सेल्फ वर्थ, लो एनर्जी लेवल, पोटेंसी प्रॉब्लम्स। सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट में ये बंदे का खुद से भी जुड़ा, ये खुद की फीलिंग से जुड़ा है सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट ज्यादातर, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज में अपनी सेल्फ वर्थ उसकी घट जाएगी कि यार तेरे पे कुछ नहीं हो पाता है, या तेरे अंदर कमजोरी सी है। लो एनर्जी लेवल रहता है उसका, जिससे वो पोटेंसी प्रॉब्लम में चला जाता है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इन द कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज, कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज के दौरान पिट्यूटरी ग्लैंड के इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन, जिससे पोटेंसी प्रॉब्लम हो जाएगी। पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर पिट्यूटरी ट्यूमर किसी लड़के को मेल को बन गया, पिट्यूटरी ग्लैंड में बन जाता है, हाइपरप्लासिया हो जाता है डॉक्टर श्रेय। या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में जाने के बाद वहां प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन वाला पार्ट अगर एनहेंस कर गया पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो वहां भी
प्रोलैक्टिन तो मदरहुड पैदा कर देगा। जी। और कई बार अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बच्चे आते हैं गायनेकोमेस्टिया के, गायनेकोमेस्टिया के आते हैं 14 साल की उम्र में, उनको बहुत ज्यादा मतलब अच्छा खासा परसेप्टेबल गायनेकोमेस्टिया रहता है, तो वहां पर जरूर उनका पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन अभी गड़बड़ कर रहा है, जहाँ उसे है ना, तो उनके पीछे ये गायनेकोमेस्टिया के पीछे भी ये मिल सकती है। और साथ में उधर पोटेंसी प्रॉब्लम तो हम पढ़ ही रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड। ठीक है भाई, ये बात थी। और कुछ कहना है यार किसी को? हेलो, लास्ट का, हाँ लास्ट का एक पैराग्राफ रह गया, लास्ट का वो रह गया, ये हेडिंग इसे कर लेते हैं। अनडिजायर्ड पेनिस, माइक्रो पेनिस, माइक्रो पेनिस से पता चल गया। अनडिजायर्ड नहीं, अंडर साइज पेनिस या माइक्रो पेनिस। पॉसिबल कॉज ब्रैकेट में करें, इफ नॉट जस्ट इमेजिन, यदि इमेजिन जस्ट ना किया जाए तो पॉसिबल कॉजेज इसके साथ हो सकते हैं। सेल्फ वर्थ कॉन्फ्लिक्ट विद रिगार्ड टू द पेनिस इन द ग्रोइंग ईयर। कन्वेंशनल मेडिसिन में इसको इडियोपैथिक माइक्रो पेनिस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेरोगेटरी रिमार्क्स अबाउट द अपीयरेंस और साइज ऑफ द पेनिस, यदि डेरोगेटरी रिमार्क मिले उसको दोस्तों से, किसी फैमिली मेंबर से, पॉसिबली परसीव्ड वाइकेरियसली, possibly perceived vicariously, is equal to local self-worth conflict. I am not worth anything here. मेरी यहाँ कोई वर्थ नहीं है, इस जो कि हैंगिंग कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में ले जाएगा। सेल डिग्रेडेशन और सीज ग्रोथ इन द मेसेनकाइमल पेनिस टिश्यू। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कॉन्स्टिलेशन में कह रहे हैं दूसरा कारण है माइक्रोपेनिस के पीछे। ड्यूरिंग द ग्रोइंग ईयर general developmental delay with postponed and inadequate development of the reproductive organs. cerebral cortex constellation में postpone हो जाएगा डेवलपमेंट या inadequate डेवलपमेंट होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। नेक्स्ट है टेस्टिकल्स। टेस्टिकल इन हैंगिंग हीलिंग ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज, इससे रिड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ टेस्टिरोन होगा, जिसकी वजह से अंडर डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन्स रह जाएगा। नॉट एनफ ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोफिन पर्याप्त मात्रा में ना हो ड्यूरिंग ग्रोथ फेज, तो भी माइक्रोपेनिस में चला जाएगा। चिल्ड्रन ऑलवेज थिंक ऑफ द फैमिली, चिल्ड्रन ऑलवेज थिंक ऑफ द फैमिली, परहैप्स मैन आर डिस्पाइज्ड इन द फैमिली और ट्रीटेड बैडली। जो पीछे पढ़ते हुए आ रहे थे हम, मैन को बैडली ट्रीट किया जाता है फैमिली में या डिस्पाइस रखा जाता है। द चाइल्ड इज वियरिंग इन द केस द सिम्टम्स फॉर द फैमिली, द चाइल्ड इज वियरिंग इन द केस, किसी बच्चे को एक तरह से दड़मे में रखा जाए, ऐसा कुछ। इन दिस केस नहीं, केज नहीं है ये। द चाइल्ड इज वियरिंग इन दिस केस द सिम्टम ऑफ द फैमिली, if ever a man then only with a small penis। भाव वही आ रहा है कि अगर उधर मेल आया भी है बन के मेल पैदा भी हुआ तो स्मॉल पेनिस के साथ होएगा। इफ द अडल्ट चेंजेस रिकंसाइल, द चाइल्ड नीड्स टू वियर नथिंग एंड कैन बी हील्ड एंड चेंज नेचुरली। इफ द अडल्ट चेंज reconcile, the child needs to wear nothing and can be healed by change naturally। ये इसका क्या इसका ये ट्रीटमेंट टाइप का आ रहा है क्या? चले गए सर, भी चला गए। हाँ सर, क्या भाव बता रहे हैं? क्या भाव आ रहा है? मतलब सर इसमें करें इफ द अडल्ट ये है कि अगर जो इंसान हेडेक्स जो है कंसाइल, उसमें ये होता है ना कि उसको रिकंसाइल देखो पहले। हाँ, रिकंसाइल के जैसे मतलब होता है कि विपरीत जो परिस्थितियां हैं, हाँ, उसमें तालमेल बिठा के रखना।
ओके। दोनों जो परिस्थितियां हैं दोनों के बीच में तालमेल बिठा के, तो मतलब बैलेंस एक तरीके से ऐसी सिचुएशन में रखोगे तो फिर चाइल्ड को जो है हील हो सकता है अपने आप लिए, तो उसको ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं होगा। तो मतलब कि चाइल्ड होता है ना नीड्स। जैसे कि हाँ तो ये तो हाँ अ, बोलिए। इसमें लिखा है कि जैसे कि अभी उसमें ये होता है ना कि इसके जहाँ पे मैन को बैडली ट्रीट किया जाता है, फैमिली में ट्रीट किया जाता है, ओके। ठीक है, तो फिर उसमें ये रहता है कि शायद उसमें अगर हम बैलेंस बना के रखे इंसान और उसको हाँ। ज्यादा डोमिनेशन में ना रहे, और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जो एडल्ट्स हैं, जो मतलब बच्चे के पेरेंट्स वगैरह हैं, वो हाँ। सिचुएशन को समझ के चाइल्ड के साथ रहें और उस सिचुएशन को बैलेंस आउट करें, तो पेशेंट जो है वो हील हो सकता है और वो जो शेप होता है ना पेनिस की, वो नेचुरली चेंज हो जाएगी। एक तो ये भाव आ रहा है जो आप फील कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन ये इधर हीलिंग नहीं दिखा रखी। इधर तो बहुत ये कारण दिखा रखा, कारण बता रखा है। दीपशिका कुछ कह रही है क्या? हाँ जी बॉस, अगर इसको शुरू से चलते समझते हैं तो ये ऐसा है कि जो बच्चे परिवार के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो उनमें क्या है कि वहां पे मेन जो है उनको फैमिली में अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ओके। अब अच्छे से अगर ट्रीट नहीं किया जाए तो इसी चीज को बच्चे ने अपने ऊपर ले लिया है कि अच्छे से ट्रीट नहीं हो रहे हो तो मैन नहीं होना है, इसलिए वो स्मॉल पेनिस के साथ है, ओके। ठीक है। अब ये बोलते हैं कि अगर अब क्या हो, फैमिली की सिचुएशन चेंज होती है और एडल्ट्स जो होते हैं वो थोड़े बदलते हैं। हाँ अगर वो बदलते हैं, वो थोड़े मेल मिलाप वाले, जैसे घुलने मिलने वाले, अपने बच्चों से मतलब बात करने वाले, हाँ। तो अभी तक जिस चीज को वो बहुत छुपा के रख रहे थे, या कि ये चीज को जैसे अच्छा। वो शेम की चीज उसके लिए बनी हुई थी जो पहले, अब हाँ वो जब कुछ नहीं बेयर करेगा तो वो शेम की चीज नहीं रह जाएगी। जब तक वो छुपा के रखा था तब तक वो शेम की चीज थी, अब वो शेम की चीज नहीं है। हाँ। और जब वो शेम की चीज नहीं बची रह जाएगी तो हीलिंग होगी और उसका जो भी साइज अब वो होगा वो डेवलप नेचुरली करेगी। अब वो डेवलप हो जाएगा। अब ग्रोथ एक्सिस में बच जाएगा, अब ग्रोथ एक्सिस जी उसकी जी जी। चालू हो जाएगी। हाँ, जो हाँ अभी तक इनहिबिटेड थी किसी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ लेकिन भाव यही आ गया, श्रेय भी भाव यही कह रहे हैं, मान लो आप उसकी ग्रोथ हाँ वो हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बढ़ेगी, यदि उस परिवार में कुछ ऐसा बदलाव आया कि वो हाँ। मैन मैन को वैल्यू मिलने लगी, तो अब वो जी छुपाने लायक जैसी चीज नहीं बची, अब वो ग्रोथ एक्सिस उसकी चालू हो जाएगी और वो नॉर्मलिसी की तरफ बढ़ेगा, है ना, ऐसा कुछ भाव आ रहा है। जी 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 हाँ, यही। मतलब सर जैसे उस बच्चे का परसेप्शन हट जाएगा वो वाला ना, जब वो हाँ परसेप्शन वो हट गया तो फिर परसेप्शन वो हट अपने जाता बिल्कुल हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक है। ये अमित 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 पाल चले गए शायद, अमित शर्मा, आपको याद है एक रूब्रिक बड़ा अच्छा निकाला हुआ है अमित पाल ने, जेनेटल ऑर्गन्स को लेकर ही है, अंडर डेवलप करके, अगर रूब्रिक किसी के उसमें सामने बहुत आ जाए। हाँ अमित। और बहुत अच्छी बात आ गई निकल, मतलब रुब्रिक तो दो ये रुब्रिक रिलेटेड आएंगे। डेल्यूजन रेपुडिएटेड, डेल्यूजन डेस्पाइज्ड, हाँ। या एलिमेंट फ्रॉम डिस्कोर्स बिटवीन फैमिली, ये इस तरह के सारे रुब्रिक्स निकल के आएंगे। हम्म। जो प्रोसेस चल रहा है वो डेस्पाइज का चल रहा है, रेपुडिएटेड का चल रहा है, कि रेपुडिएटेड हो उसमें कई जाएगी। बार ऐसा होता है कि तेरी इज्जत नहीं करते तब भी। हम्म। हाँ हाँ, बेस में तो यही निकलेगा, अदरवाइज ना ऑर्गन्स लेवल पे भी, जेनेटल ऑर्गन लेवल पे भी एक रूब्रिक है, अंडर डेवलप्ड हाँ ऑर्गन्स बहुत करके कुछ ऐसा था। हाँ, डेल्यूजन ये मेल जेनाइटेलिया में स्मॉल करके हैं, जिसमें कई बार जिसमें 6 मेडिसिन लाइकोपोडियम और वो बराइटा कार्ब है ना, कि टेस्टिस टू स्मॉल मेल जेनाइटेलिया में करके है वो। अच्छा नहीं, उस दिन ये ना मैं दोनों पे लगता है भाव, अगर किसी का यूट्रस भी कम डेवलप हो रहा है ना, वो रूब्रिक भी वहां भी लग उसमें ही रहा था। आएगा। हाँ। हाँ जी, वो था उसी का, फीमेल का ही केस था। और फीमेल के केस में बॉडी ने और कुछ नहीं बढ़ा रखा था, सिर्फ एक यही हार्मोन बढ़ा रखा था, जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बढ़ा रखा था उसका। थी वो फीमेल, लेकिन उसका गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बढ़ा रखा था। तो उसमें यही उठाया गया था कि टेस्टिस टू स्मॉल करके, टू स्मॉल एंड कोल्ड करके है वो रूब्रिक। अब ये हाँ कोई नहीं, ना आप तो कहीं चलो अच्छा है, आप केस का जिक्र कर दिया आपने, मैं जरा ग्रुप पे हाँ जी, ढूंढ के डालूंगा आज दिन में या मुझसे पूछ के, वो रूब्रिक अलग हाँ है, हाँ और आप बहुत अच्छा केस बता रहे हो, उधर उधर फीमेल में भी उन्होंने टेस्टिस
अनडेवलप करके ले गए थे सर, वहां से मेल की तरफ से उठाया था वो रूब्रिक, और हम आपस में ये कह रहे थे, बल्कि क्लियर कर रहे थे कि अच्छा ये फीमेल के उसमें, या फिर मेल पेशेंट होता है तो फीमेल वाला रूब्रिक भी उठा लेते हैं वहां उसकी उस प्रोसेस को लेकर के, तो वो क्योंकि उसमें उसका गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बढ़ रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है भाई, फिर रुकते हैं दोस्त यहीं। बॉस एक ठीक है सर। क्वेश्चन मुझे पूछना था। हाँ बताओ। बॉस जी बस जी जैसे जी। जैसे मैंने वो थायराइड वाला केस पूछा था ना, तो अगर जो किसी पेशेंट को ऑटो इम्यून डिजीज डायग्नोस हो तो उसको कैसे अप्रोच करेंगे? क्योंकि अभी मैंने कोई ऑटो इम्यून नई डिजीज डील किया, फर्स्ट टाइम मेरे को दिख रहा है। ऑटो इम्यून डिजीज अगर है तो कैसे डील करेंगे, ये बात है सवाल आपकी, या थायराइड की बात है कि थायराइड अगर ऑटो इम्यून निकले? दोनों ही है बॉस, क्योंकि दोनों, वो हॉशिमोटो डिजीज भी ऑटो इम्यून थायराइड। हाँ तो ठीक है, अरे ठीक है, और आपने मुझे लग रहा है एससीपीएच तो शायद किया हुआ है ना? जी हाँ, एससीपीएच तो कर रखा है। हाँ तो जब एससीपीएच करा रहे थे ना, नहीं सुनो तो सही प्रीति जी, जब एससीपीएच करा रहे थे सर या एससीपीएच प्लस करा रहे थे तो सर ने ऑटो इम्यून डिजीज को बताया। ऑटो इम्यून डिजीज दो तरह के हैं, एक तो अंदर से लेके आ रहा है बच्चा ऑटो इम्यूनिटी, या फिर बाहर किसी घटना के बाद ऑटो इम्यून में चला गया पेशेंट। जी। तो जो अंदर से लेके आ रहा है तो उसको तो सर ने एक तरह से एक उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल निकालने के लिए बात करी थी, मदर का परसेप्शन लो, बच्चे का लो, ऐसे करके भाव दिया था। और एक अगर बाहर कोई घटना हो गई और उसके बाद बंदा ऑटो इम्यूनिटी में चला गया तो ये उसका एक्वायर्ड है, तो ये पहले हमें स्टेट देनी पड़ेगी यहाँ। अगर आपने बाद वाले केस में उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दे दी तो ये ऑटो इम्यून उसकी जान ले लेगा। अच्छा। तो यहाँ तो हम चलेंगे इसको ऊपर से साफ करते हुए, स्टेट को हटाते हुए। यहाँ जान इसलिए ले लेगा, सर ने बताया था कि ये एक ऐसी ऑटो इम्यूनिटी होती है, उदाहरण करो कि ऑटो इम्यूनिटी मतलब सेल्फ किलिंग, पहले वो सेल्फ किलिंग कर रहा था डंडे से, आपने उसकी वाइटलिटी को बढ़ाने वाली दवाई दे दी, यानी कि वो वाइटलिटी बढ़ाने का मतलब ये है कि उसकी फिजियोलॉजी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी, तो वो डंडे की जगह चक्कू से मारना शुरू करेगा, गन से मारना शुरू करेगा, यदि उसका परसेप्शन नहीं हटा तो। तो यहाँ पर प्रेस्क्रिप्शन बेसिकली वैसे सेंसिटिविटी बेस पे जाता है, और अगर बारीकी में बात करें, लेकिन मोटी मोटी बात ये समझ लो कि अगर ऑटो इम्यूनिटी ड्यूरिंग मतलब पीछे से आ रही है तो अलग तरीके से डील की जाती है, और ऑटो इम्यूनिटी यदि एक्वायर्ड है किसी घटना से, यहाँ दूसरे तरीके से अप्रोच की जाती है। एक अंतर, दूसरा अंतर ये बताया था कि यदि पीछे से पेट से लेकर आ रहा तो यहाँ 200 पोटेंसी ज्यादातर काम करती है, और यदि बाहर से ऑटो इम्यूनिटी ले आई है तो यहाँ पर हाई पोटेंसी काम करती है। बस लेकिन एक चीज मेरे को भी यहाँ पे फिर क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे अब वो देखिए जैसे बचपन में तुरंत ही तो ऑटो इम्यूनिटी फुल फ्लेज्ड फॉर्म में नहीं दिखाई देगी ना, अब वो मदर से लेके क्योंकि मान लीजिए 40 साल 45 साल के पर्सन में हम लोग ये चीज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मदर वूम से लेके आ रहा है या बचपन में ऑटो इम्यूनिटी कैसे नजर नहीं आ रही है आपको? जैसे बचपन में ऐसा, क्योंकि बचपन में तो बच्चा हेल्दी पड़ा नहीं बात, अच्छा फिर हम जाते हैं कि ऑटो इम्यूनिटी क्या क्या होती है, कैसे पकड़ते हैं ऑटो इम्यून है क्या हमारे हिसाब से। हम अपने ही काम करने हम बेसिकली पैथोलॉजी की बुक को रख दें थोड़ी देर के लिए अलग, पैथोलॉजी की अलाइड बुक को अलग रख दें। अब हम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ऑटो इम्यूनिटी क्या क्या होती है हमारे लिए। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है? सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप ना होना क्या है? वो भी ऑटो इम्यूनिटी है, समझ रहे ना बेटा? तो बेसिकली ऑटो इम्यूनिटी को हम थोड़ा पैथोलॉजी की बुक के साथ साथ अपने लेवल पे ज्यादा समझे तो हमें समझ में आ जाएगी ये बचपन से पैदा लेके आ रहा है या बाद में। पता चला किसी माँ बाप का जवान बेटा चला गया, एक अकेला ही था, अब उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई मान लो, या फिर ये अपना एंटी टीपीओ पॉजिटिव आ गया,
हाशिमोटो हो गया, तो ये एक्वायर्ड है बाद वाली। तो इसपे बेसिकली इसमें लिटरेचर है, इसमें लिटरेचर है, इस पे गौर से आगे बढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाती है प्रतीति इन शॉर्ट। जी सॉरी सर, एक्वास मतलब मैं ज्यादा टाइम ले रही हूँ, थोड़ा सा मुझे इस चीज को अंडरस्टैंड करना है क्योंकि मेरे को प्रेजेंट में ऐसे सिचुएशन है। तो मेरे को बस ये पूछना है कि सपोज पेशेंट के पास फुल फ्लैश्ड ऐसा सिम्टम्स तो नहीं है, बट उसके अंदर कुछ एक ऑटो इम्यून सिम्टम्स लाइक जैसे सेल्फ फिटिंग हो गया या कुछ ऐसा है, तो उन चीजों को भी कर, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग को एक हायर ग्रेड रूब्रिक देखना होता है, तो अगर जो ऐसा कोई मतलब रूब्रिक टाइप सिम्टम इन द फॉर्म ऑफ रूब्रिक ही, जैसे अभी हम लोग तो क्या उस पेशेंट में दिख रहा है, जैसे उसके सोरा को हम ट्रेस करें तो सोरा में पता चला कि इसके अंदर एक दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो ऑटो इम्यून टाइप के हैं, लाइक हालांकि वो इतने स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी में नहीं है, तो क्योंकि बच्चा अगर जो है तो वहां पे हम लोग उस सिम्टम्स तो और उस डिजीज एक दो तीन सिम्टम के ऊपर हम कह कब देंगे कि वो ऑटो इम्यूनिटी का पेशेंट है, एक बात। दूसरा, यदि हमें अपने केस में एक दो तीन सिम्टम भी ऑटो इम्यून मिल रहे तो इन्हीं को पहले हंट करो, इनको पहले कंसीडर करो सिलेक्शन में। तो सिम्टम नॉट इन द फॉर्म ऑफ डिजीज, सिम्टम इन द फॉर्म ऑफ मेंटल ट्रेट या फिजिकल ट्रेट हो तो भी हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं। डिजीज बोले तो आपका हिसाब डिजीज से क्या है? डिजीज बोले तो डिजीज इन द फॉर्म ऑफ की लाइक जैसे उसको कोई अंडर डेवलप्ड यूट्रस जैसा या ऐसा नहीं है या एनोरेक्सिया नर्वोसा तो नहीं बेटा है, हमारे लिए ना डिजीज बेसिकली टोटलिटी है। हाँ। हमारे लिए ना डिजीज टोटलिटी ऑफ सिम्टम है, ना कि किसी को एसएलई हो रहा है वो हमारे लिए है, ना कि किसी को हाशिमोटो हो रखा है, ये होजकिंस लिम्फोमा, ये हमारे लिए डिजीज थोड़ी है। प्रिस्क्रिप्शन के लिए है टोटलिटी ऑफ सिम्टम हमारा डिजीज है। इस टोटलिटी ऑफ सिम्टम में हम सबसे पहले उस सिम्टम को रखेंगे जो इसके एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है, बोले तो जो इसके लिए ऑटो इम्यून है। समझ रहे हैं ना? ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्लियर है, आप समझ रहे हैं, बस थोड़ा सा इसको रीअरेंज करने की जरूरत है। सिमरन मैं सही बोल रहा हूँ ना दीपशिखा? जी बिल्कुल। बस ये वही बात हो गई कि हमें पहले देखना है जो ऑटो इम्यून है वो कौन सी वाली है, जिसकी गाड़ी फेल हुई है या नहीं फेल हुई है। हाँ हाँ, एक तो देखो वो बात शुरू हो गई। हाँ, आगे बढ़ रही है, नहीं दीपशिखा आगे बढ़ रही है प्रीति बात को लेके आगे ये बढ़ रही है, तो फिर अब हम इसमें करें क्या? जी बस वही बात है कि जैसे सोराइसिस भी है और जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है, लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन क्या देते हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल देने की कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं, मतलब वही देते हैं, ठीक है। और जो वैसे वाले होते हैं जिनमें कि बॉडी टुवर्ड्स डेथ जा रही है या फैटल है, तो वहां पहले उसको स्टेट देते हैं, स्टेट देके रोकते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल देके उसको रिवर्स करते हैं। हाँ, ये क्लियर है, ये क्लियर है। क्योंकि मेडिसिन सिलेक्शन बहुत केयरफुली होना चाहिए, नहीं तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी। इसमें वही डॉक्टर अनुपम का एक केस याद आएगा ना, हाँ, उन्होंने बोला था कि पेशेंट बार बार जाती थी बीच पे सुसाइड करने के लिए, तो बार बार जब वो सुसाइड करने के लिए बीच तक जा रही है, यानी वो सुसाइडल टेंडेंसी उसके अंदर थी और वो अभी तक कुछ ब्रेक था जिसने उसको रोक रखा था कि वो नहीं कूद रही थी, नहीं डूब रही थी, लेकिन उन्होंने बोला कि हम लोगों ने बहुत लाइटली मेडिसिन दे दी, उसको ध्यान नहीं दिया, और बोला उसके बाद कुछ दिन तक वो आई नहीं पेशेंट, हमें लगा वो ठीक हो गई, लेकिन उसके किसी रिलेटिव के थ्रू बाद में पता चला कि मेडिसिन के कुछ दिन बाद वो जा करके वहां पे और वो डूब करके उसने अपनी जान दे दी। अब देखो, अब यही जवाब है दीपशिखा प्रीति के लिए। यहाँ पे उसको कोई भी बीमारी थी सो कॉल्ड, लेकिन यहाँ ऑटो इम्यूनिटी सबसे ज्यादा क्या थी? सुसाइडल थॉट। जी, तो ये सबसे पहले कंसीडर करना था, एक बात। दूसरी बात, सबसे पहले ये हटना था, तो है ना। तो बेसिकली हम यहाँ थोड़ा सा रुक के एक बात जरूर समझ लें प्रीति जी, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए, सबके लिए, हम बिल्कुल बार बार याद दिला दें अपने आप को कि हम टर्मिनोलॉजी पे ऑटो इम्यूनिटी डिजीज ना डिसाइड करें, पैथोलॉजी की बुक की उंगली पकड़ के हम ऑटो इम्यूनिटी तक ना रहें,
होम्योपैथिक प्रेस्क्रिप्शन में ये पैथोलॉजी की बुक में जो ऑटोइम्यूनिटी के केस लिखे हैं, इनका बहुत बड़ा रोल नहीं है, वन एंड ओनली ये नहीं है। तो हमें बार बार अपनी होम्योपैथी के नजरिए से ऑटोइम्यूनिटी क्या होती है उसको बार बार हमें ताजा करना है, और उसी के थ्रू हमें प्रेस्क्रिप्शन को सिलेक्शन में करना है। अभी एक दिन बात चल रही थी इसी क्लास में, डॉक्टर दीदार सर ने चंदोला कॉलेज में एक दिन ये बात कही कि भाई हमें होम्योपैथिक में बहुत बड़ा कोई लेना देना नहीं है कि हमारे पास कोई ये लेके आता है, इसे फला सिंड्रोम है, इसे कैंसर है, इसे फलाना है, या इसे सिंपल बुखार है, या सिंपल दस्त है। ये डिजीज टर्मिनोलॉजी होम्योपैथिक प्रैक्टिस में या होम्योपैथिक प्रेस्क्रिप्शन के दौरान बहुत मेन रोल प्ले नहीं करती, ठीक है। और ये ऑर्गेनन में भी कहा, हैनीमैन साहब ने जब कहा ना कि बहुत सारी टर्म दे दी, इसको तो सीजोफ्रीनिया हो गया, इसको तो एमोयूरोसिस हो गई, आ रहा है ना किसी एफोरिज्म में, कह रहे है सारा सोरा ही। इन टर्मिनोलॉजी से डिसाइड ना करें हम कि यहाँ पर ये जानलेवा ही हो गया टर्मिनोलॉजी के हिसाब से या नहीं हुआ। नहीं तो आप देखोगे कि जितने भी ये ऑटोइम्यून केस हैं अपने एलोपैथिक बुक या एलाइड की बुक में, उनकी जिंदा दिली देखो कई बार पेशेंट की, उनकी लाइफ देखो, लाइफ में कितने जबरदस्त होते हैं उस प्रोसेस को चलने के बाद भी। तो क्या वो ऑटोइम्यूनिटी में है अभी जो इन्होंने ऑटोइम्यूनिटी कह दी मान लो, और उस तो वहां भी मतलब वेरिएशन मिलेगा। वहां जरूरी नहीं है कि इनके सिम्टम्स से हम बंदे को कह दें ये तो डेथ लेने के लिए मौत स्वीकार करने ही चल पड़ा। तो ये थोड़ा सा ना गहरी बात है, इसको हम बहुत अच्छे से क्लियर कर लें, नहीं तो हमें कंफ्यूजन रहेगा। हमें कंफ्यूजन रहेगा बिल्कुल, और हम डरेंगे भी, हम ये कह देंगे भाई इसे नहीं छेड़ेंगे, ये तो ऑटोइम्यूनिटी है, सर ये तो बच ही नहीं सकता, अगर हमें नॉलेज नहीं होगी क्लियरली। हाँ ये जरूर है कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल है, अलग अलग है, कैसे आगे बढ़ेंगे, किसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। कैंसर अपने आप में ऑटोइम्यून है, कैंसर का ट्रीटमेंट फिनोटिपिकली शुरू करते हैं, एक एक हटाते हैं, या फिर कहिए कि जो डिलीरियस केस हैं पहले डिलीरियम को हटा करके उस केस को वापस लेके आते हैं जोन में, सिंगल सिम्टम दे रहा है कोई, वो डिलीरियस केस है मान लो। तो ऐसे केस जो आपके प्रेस्क्रिप्शन को पूरा नहीं करने दे रहे हैं, हमारे लिए वो अलग तरीके से अप्रोच है वहां पे, और जहां टोटलिटी को पूरा करने में मदद कर रहे हैं, सारी टोटलिटी बन जा रही है, मेंटल जनरल फिजिकल सबको लेकर के, वहां हमारी अलग तरह की प्लान है। बड़े सर जो है ना, बड़े सर जी कैंसर के लिए बोलते थे कि कैंसर के लिए 2 मेडिसिन हमेशा जरूरत होती है, रिक्वायर होती है, एक मदरली और एक फादरली। फादरली का मतलब होता था कि सपोर्टिव, जो उसको सपोर्ट कर रहा है, और सेकंड फिर बाद में उसको देते हैं मदरली, जो जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल हुई, जो नीड है। हाँ, लेकिन वैसे दीपशिखा हल्का सा करेक्शन मैं करूं यहाँ, जो मेरे को जितनी नॉलेज है आपके साथ साथ, बेसिकली सर ने बताया था ट्यूमर 2 तरह के, मदरली ट्यूमर, कैंसर 2 तरह के, मदरली कैंसर, फादरली कैंसर। फादरली कैंसर वो जो जहां ग्रोथ है, जहां सपोर्ट है। मदरली कैंसर वो जहां सिक्रीशंस है, ल्यूब्रिकेशंस है, ऐसा एक तो ये भाव था। और जो आप कह रही हो ना दीपशिखा, इसमें हल्का सा एक पॉइंट ये है कि कैंसर के केस में 2 दवाइयां आती हैं, एक तो आती है अभी की, एक तो आती है अभी की, और एक आती है इसके बाद की। तो जो अभी की है वो स्टेट कवर करके बाहर लाएंगे, और बाहर लाने के बाद जो सेकंड वन है, थर्ड वन है, वो उसके पीछे सेकंड मेडिसिन का इशारा था। तो अगर सेकंड मेडिसिन को फर्स्ट मेडिसिन की जगह दे दी तो वो मार देगी मरीज को। जी। हाँ बहुत सही, आपने बहुत, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठा रखा है कि सर बताते थे 2 दवाइयां होती हैं, एक फर्स्ट वन, एक सेकंड वन, हर एक कैंसर की। और सेकंड देखो, ये 2 दवाई का मतलब 2 ही मेडिसिन नहीं,
फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन और फिर उसके बाद का दूसरा प्रिस्क्रिप्शन। हाँ जी। हाँ, तो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में उन्होंने कहा था कि इसको आप वही स्टेट की तरह हैंडल करो, यहाँ से निकाल के फिर इसकी जीसीएस, एक होती है इसकी जीसीएस और एक होती है इसकी स्टेट। हाँ जी। शायद मैं ये मुझे आपको लग रहा होगा कि ये शब्द ऐसे ही थे। बस ऐसे ही। हाँ हाँ, बहुत अच्छा पार्ट था ये, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपको इतना मेमोरी में है ये। और ये मदरली ट्यूमर और कैंसर या फादरली कैंसर का कंसेप्ट ऐसे था कि जो सपोर्टिव है, जहाँ ग्रोथ है वो फादरली है, कनेक्टिव टिश्यू के एक तरह से, जहाँ सपोर्टिंग सेल है या बोन के, और जहाँ सिक्रीशन सिक्रीटरी ट्यूमर है, सिक्रीटरी कैंसर है, जैसे सीरस बोले जिन्हें, तो वो हमें वहां देखना होता है, वो मदरली है। हाँ, तो सर ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और अभी हालांकि इतना कैंसर के ऊपर इतना ओपन नहीं हुआ है सोसाइटी में, हमारे होम्योपैथिक फेटर्निटी में भी जो बड़े सर कर गए हैं। बड़े सर ने बहुत कुछ कर लिया है कैंसर पे भी, लेकिन वो छोटे छोटे ग्लिम्स दे देते थे, लेकिन काम बहुत कर रखा कैंसर पे भी दीपशिखा बड़े सर ने। जी सर बिल्कुल। अच्छा, अब इसको फर्स्ट वन और सेकंड वन और कहाँ समझ में आती है? आपने एक बुक का नाम सुना होगा, कैथरीन कुल्टर। यस सर सुना। कैथरीन कुल्टर में यही कंसेप्ट है। कैथरीन कुल्टर ये कहती हैं कि सबसे पहले, हालांकि वो दूसरे तरीके से कहती हैं, वहां वो कहती हैं दो तरह के कैंसर होते हैं, एक तो वो जो डिस्चार्ज वाले, एक होते हैं इंड्यूरेटेड हार्ड ड्राई वाले, मतलब एक सॉफ्ट डिस्चार्जिंग कह लो या सॉफ्ट कह लो, एक होते हैं हार्डनेस। तो वो कहते हैं इनकी दो दवाइयां सबसे पहले इनके हिसाब से दे दो, जैसे सिर्रीनम है या कार्सिनोसिन है, ऐसे उन्होंने एक कैटेगराइज कर रखा है। जब बुक पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। तो कहते हैं पहले अगर मुझे इस तरह का ट्यूमर मिलता है, कैंसर मिलता है, हार्ड है, तो मैं ये दवाई देती हूँ पहले। फिर उसके बाद, उसे देने के बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी उनका कोर्स है, उसके बाद मैं वो दवाई देती हूँ जिसकी अब सिम्टोमेटोलॉजी निकल के आई है, चाहे वो आर्सेनिक की आ गई हो, ब्राइनिया की आ गई हो, बेलाडोना की आ गई हो। तो सिम्टम क्लियर हो जाते हैं पहले वाली को दे करके बाद में। तो वो ऐसे बढ़ रही है दीपशिखा या सिमरन। जी बस बिल्कुल। कैथरीन कुल्टर ने भी बहुत अच्छे से अपना रखा है उस अप्रोच को, लेकिन वो शुरू में ये कह देते हैं कि भाई हम कोई गारंटी नहीं लेते। हाँ वही है ना, आपने पढ़ा होगा सिमरन उनको। जी शुरू में ये भी कह देती हैं कि ये हमारा तजुर्बे का है, हम कोई किसी लिटरेचर की गारंटी नहीं दे रहे, हम तो ये प्रैक्टिकल वो बता रहे हैं, इसलिए वही बिल्कुल। हाँ, तो ये वहीं तक रह जाती है उनकी बात भी। तो ऐसे अप्रोच हैं डिजीज के। ऑटोइम्यूनिटी से शुरू करा प्रीति ने, अच्छी बात है। चलो यहीं रुकते हैं बेटा आप। ठीक है, नमस्ते भाई सबको राम राम, सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद। राम 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 भैया, राम राम जी।